और व्यंजन की परिभाषा याद कर लिए होंगे, समझ गए हैं कि स्वर वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में नगण्य अवरोध पैदा किया जाता है और अल्प मात्रा में प्राणवायु निकलती है। और व्यंजन की परिभाषा कि वे ध्वनियां जिनके उच्चारण स्वर की सहायता से हो, वे व्यंजन हैं। तो अभी हम लोग जो है स्वरों का वर्गीकरण यहां पर देखेंगे। स्वरों की संख्या यहां पर जो है मिल रही है कितनी, 4 4 8 चढ़ती हैं 12 1 13। ये जो है संस्कृत, चूंकि संस्कृत अपनी कहते हैं कि जो है नानी माता है, नानी दादी का संबंध जोड़ते हैं कि संस्कृत हिंदी की जननी है या नानी है, ये संबंध जोड़ते हैं। तो चूंकि हमारा बहुत सारा इतिहास पुराण सब संस्कृत में है और वहीं से जो हिंदी भी निकली है, तो उनको ध्यान में रखते हुए 13 ही नहीं, इसमें एक और जो है ध्वनि है री की का जो है दीर्घ ध्वनि, 2 गो लगा देंगे तो दीर्घ री होता है, और एक लरी भी होता है, लरी और फिर दीर्घ लरी भी। तो मगर ये जो है संस्कृत में भी जो प्रयोग होता है ना, सिर्फ लिखे में ही प्रयोग होता है, उच्चारण उसका नहीं होता है। इसलिए हिंदी ने इन 3 ध्वनियों को निकाल लिया है सीखने के लिहाज से, कि जल्दी आदमी जो है सीखेगा, नए भाषा भाषी लोग या दूसरी भाषा भाषी लोग जो है जल्दी से सीखेंगे, इसलिए उसको निकाल दिया गया है। और अब तो ऐसा हो रहा है कि लोग री को भी जो है निकालने पर तुले हुए हैं, इस ह्रस्व री को भी निकालने पर तुले हुए हैं। सिर्फ लिखते हैं री, मगर जो है पढ़ते हैं री ही पढ़ते हैं। तो ये 13, मगर तो अगर हिंदी में इसको आय औ और अन आह इसको निकाल देने के बाद 9 ध्वनियां बच जाती हैं। तो हिंदी में 9 स्वर हैं व्यवहार में, और लेखन में 13 स्वर, एक और स्वर जुड़ भी गया है, वह है ओ। तो 14 स्वर हो जाते हैं। जो नई अपनी नागरी लिपि जो बनी है उसमें 14 स्वरों को स्थान दिया गया है। तो अब इन स्वरों का जो है वर्गीकरण हम लोग जो है करेंगे। तो स्वर को वर्गीकरण में परंपरागत जो है व्याकरण की पुस्तकों में मिलता है कि स्वरों के 3 भेद हैं, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। तो इसमें अ ई उ और ए री, अ ई उ और री, चूंकि ये मूल है, इन्हीं से मूल और जो है स्वरों का विकास हुआ है। तो ये 4 मूल स्वर हैं। इसके बाद आ ई उ और ये जो स्वर हैं ए आई ओ औ, ये दीर्घ स्वर है। ए आई ओ औ आ ई उ, ये 4 3 7 मूल स्वर है। और प्लूत उन स्वर को कहते हैं जिसके उच्चारण में ह्रस्व का 3 गुना और दीर्घ का 1.5 गुना, यानी कि इसमें मूल स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। जैसे ओम का उच्चारण करते हैं, ओम में जो है अ उ म से बना है, अ उ म 3 ध्वनियां, तो तीनों के उच्चारण में 3 मात्राएं लगती है। तो मगर यह जो है हिंदी में इसका जो है व्यवहार नहीं होता है। तो मूल रूप से मूल और दीर्घ स्वर, और उसके बाद इसको कहते हैं अयोगवा। तो दूसरा प्रकार है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और अयोगवा।
आधुनिक हिंदी में अयोगवाह को स्वरों से निकाल देने का प्रयास जारी है, उस पर विचार करेंगे। ह्रस्व तो अ ई उ री ये क्या है? ह्रस्व स्वर है, और इनका दूना जो है वो दीर्घ स्वर है, यानी कि अ आ ई और उ ये दीर्घ स्वर है। तो अब ये क्या हो गए? तो इनको कहते हैं उसी में संध्य स्वर, संध्य स्वर या संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर भी कहते हैं। अब कैसे, इस पर हम लोग आगे विचार करेंगे। तो ह्रस्व स्वर में ह्रस्व मात्रा यानी कि एक मात्रा लगती है, इसलिए इसको एक मात्रिक भी कहते हैं। और समय यानी कि मान लीजिए कि 1 सेकेंड लगता है, तो काल के अनुसार तो इसको एक कालिक, एक मान लीजिए 1 सेकेंड। और दीर्घ जो होता है दूना, तो द्विमात्रिक या द्विकालिक। अब छंद शास्त्र भी होता है संगीत में, तो उसके आधार पर इसको एकमात्रिक, एकमात्रिक को कहते हैं लघु स्वर, लघु स्वर, और इसको कहते हैं गुरु स्वर। गुरु यानी बड़ा, गुरु स्वर छोटा स्वर, गुरु स्वर, छोटी तान, दूनी तान। अब यहां पर अयोगवाह, अयोगवाह को जो है समझने की जरूरत है, प्रश्न भी हमेशा पूछा जाता है। अयोगवाह का मतलब ऐसे जो है बना है, 3 तोड़ेंगे तो 3 भाग में इसको तोड़ सकते हैं। अ का मतलब जो है 2 अर्थ होता है, एक अ का मतलब अ और दूसरा अर्थ हो निकलेगा इसका न। तो अ धन जोग धनवाह, तो योग का मतलब जो है जुड़ाव या जोड़ना, अवाह का मतलब जो है प्रवाह यानी कि ढोना। तो अ के साथ योग तब ही यह वाहनीय होगा, वहनीय होगा, ढोया जाएगा। ये स्वतंत्र रूप में इनका प्रयोग नहीं होता है। अ के साथ योग कराया जाता है तभी, अ आदि के साथ, यानी कि क में जैसे क है, कंस लिखना है, तो अ के साथ जो है, क में अ है ना, तो अ के साथ ही इनका योग होगा तब ये उच्चरित होंगे। और वैसे ही अ भी है, और वैसे ही देख रहे हैं ना कि ऊपर है अ, यानी कि अ आदि के साथ योग तब वाह, इसलिए इनको अयोगवाह कहते हैं। और दूसरा अर्थ होगा न के अर्थ में, न योग किंतु वाह, स्वरों की जो है मात्राएं होती है। और यह ध्यान देने की बात है, पहले बताया हूं कि हिंदी में ही या हिंदी की नागरी लिपि में ही यह विशेषता है कि हिंदी के स्वरों में मात्राएं होती हैं नागरी लिपि में। तो ये मात्रा, हर एक की मात्रा रहती है, और प्रत्येक मात्रा किसी न उस जिस अक्षर के साथ होती है उससे जुड़ी हुई रहती है। वे मात्राएं हैं, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा है आकार, ई की मात्रा है हर्षई, दीर्घई की ई की मात्रा है ई, एक बाएं से दूसरा दाएं से। और ऊ की मात्रा है ह्रस्व, ऊ की मात्रा है, ऐसे हिंदी में 7 लिखते हैं। और दीर्घ ऊ की मात्रा ऐसे तिरछा हिंदी वाला 1 लिख देते हैं, या 9 सीधा सीधा। और री की मात्रा ए है, नीचे जैसे क में री लगा देते हैं। ए की मात्रा है ए, ए ए आई, और ओ ए ले, और ओ आई की मात्रा है 2 गो, ए आई। और ओ की मात्रा दो गो, और अन की मात्रा ये हुआ, और अह की मात्रा विसर्ग, इसको विसर्ग कहते हैं। तो ये मात्राएं,
अगर इसको किसी के साथ लगा देते हैं, क के साथ लगाएंगे तो ये जोड़ देंगे, जुड़ गया, सटा हुआ है। अब इसी में जो है कु लगाएं सटा करके, के लगाएं, कै लगाएं, तो उससे जो है जुड़ी हुई। मगर अनुस्वार लगाएं या विसर्ग लगाएं, ये अलग अलग जो है दिख रही है। तो नौ योग किंतु वहनीय होती है, यानी कि इनको ढोया जाता है। ध्वनियों के साथ इनका योग नहीं होता है, किंतु उनके साथ ये ले जाई जाती है, व्यवहार में इसका प्रयोग होता है। तो इसलिए इनको अयोगवाह कहते हैं। फिर एक तीसरा जो है वर्गीकरण है, यहां पर दिया संध्य स्वर, संयुक्त स्वर। तो संधि में हम लोग जो है पढ़ेंगे दीर्घ स्वर, यहां दीर्घ को जो है बांटा गया है संध्य स्वर और संयुक्त या मिश्रित। संधि में हम लोग जो है पढ़ेंगे कि अ और अ मिलकर के आ होता है, और ई मिलकर के ई होता है। अ जोड़ अ बराबर आ, ई जोड़ ई बराबर ई, उ जोड़ उ बराबर उ। अब इसमें अ आ भी होता है, अ जोड़ आ चाहे ई जोड़ ई, मगर ये मूल रूप से मूल स्वर के साथ जो है, जब मूल स्वर जो है जुड़ता है तो अ और अ दो अ मिलेंगे तो आ बन जाएगा। तो ये क्या हो गए, दीर्घ मात्रा, दो मात्राएं हो जाती है। अब ये संधि में इसको कहते हैं दीर्घ संधि, तो इसीलिए इनको दीर्घ स्वर कहते हैं। अब अ और ई मिला देते हैं, अ और ई, तो ओ हो जाता है ए। तो ये क्या हो गया, इसको संधि विच्छेद में पढ़ेंगे तो इसको जो है गुण कहते हैं। तो ए और आय जो है क्या है, संधि से बना हुआ स्वर है। और उसके बाद ओ औ, तो अ और उ लगाते, अ में उ जोड़ते हैं, अ जोड़ उ तो होता है ओ। क्या हुआ, संजोग कराए। संधि में इसको गुण संधि कहते हैं कि अ आदि अ के बाद ई उ आता है तो ए हो जाता है। अब अ के बाद अगर ओ जोड़ देते हैं, अ ओ, तब हो जाता है औ, और अ के बाद ए जोड़ेंगे तो हो जाता है आय। तो इस प्रकार की जो है संधि होती है उसको वृद्धि संधि कहते हैं, वृद्धि स्वर संधि। तो इस प्रकार वर्ण या जो है क्या हुआ, संधि से बने हुए ये स्वर है। और यहां पर जो है संयोग कराया गया, यहां पर औ बनाया गया, उसके बाद जो है अ ई ए, तीन यहां पर ई और ए को भी जो है जोड़ सकते हैं। अ जो धन अ धन ई बराबर आय, या आ जोड़ ए बराबर आय, क्योंकि अ और अ मिलकर के दीर्घ हो जाएंगे। तो इस तरीके से वृद्धि एक हो गई। तो इसीलिए ये जो है संयुक्त स्वर है या मिश्रित स्वर है। और स्वरों के उच्चारण में प्राणवायु के आधार पर भी आगे हम लोग वर्गीकरण इसका जो है करेंगे। तो ये जान लें कि अभी परिभाषा में हम लोग पढ़े कि कम मात्रा में, अल्प मात्रा में वायु निकालते हैं, इसलिए सभी स्वर जो है ना क्या है, अल्प प्राण है। सबसे कम प्राणवायु का निष्कासन होता है अ में, और चूंकि अब इसको जो है बाहर कर दे रहे हैं, इसको स्वर से अलग कर दे रहे हैं हम भी, तो अ के बाद और सबसे अधिक स्वर के उच्चारण, अ स्वर के उच्चारण में वायु का मात्रा के अनुसार ज्यादा
व्यवहार करना पड़ता है, तो वह है औ, यानी कि मात्रा के अनुसार। तो सारे स्वर क्या हैं? अल्प प्राण है। तो मूल रूप से यही स्वरों की विशेषता है, स्वरों का विशेषता, और आगे भी बताएंगे। आपके लिए इतना ही काफ़ी है। अब उसके बाद व्यंजन